Chapters 289 Can't Stop Me, 290 Fang Yuan vs Li Hao, 1, 291 Fang Yuan vs Li Hao, 2, 292 Lore Fragment, Traces of Great Dao Chapter Start, वांग हां तक हार गया और बैटल स्टेज पे हाय मारा गया। ये लड़का बहुत ही जालिम है, रहम करना तो जानता ही नहीं। यह ऑल आउट एफर्ट गू सच में बहुत तगड़ा है। स्टेज के बाहर दर्शक आपस में बातें कर रहे थे। फैंग युआन ने लात मारकर वाटर प्रिजन तोड़ दिया था और जोश में आगे बढ़कर यूएस नीले शर्ट वाले आदमी को टक्कर मारकर मार डाला, जिससे बैटल खत्म हो गई। नीले शर्ट वाले आदमी का सीना पूरी तरह से अंदर धंस गया था, उसकी सफेद पसलियां दिख रही थीं और जल्द ही खून से पूरा बैटल स्टेज लाल हो गया। होस्ट गू मास्टर स्टेज पर आया और उसने फैंग युआन की जीत का ऐलान किया। नीले शर्ट वाले आदमी की लाश वहीं पड़ी थी, उससे कोई नहीं उठा रहा था। होस्ट गू मास्टर से फैंग युआन ने अपना विन इन्फॉर्मेशन गू वापस लिया और गू के अंदर झांका। ए फ्लैट उसकी 17 जीते हो चुकी थीं, बिना एक भी हार के। आखिरकार यह 5th इनर सिटी का बैटल स्टेज था। यहां ZYA डटार रैंक 2 गू मास्टर्स हाई थे। फैंग युआन के पास कल्टीवेशन का एडवांटेज था, ऊपर से ऑल आउट एफर्ट गू भी। अपने पहले कुछ मैचेस के बाद आगे के बैटल्स में उससे जीतने के लिए बस कुछ हाई मूव्स लगते थे। इन जीतों से उसने ढेर सारे प्राइमेवल स्टोन्स कमाए थे। बैटल स्टेज में जीतने पर आपको न सिर्फ अपने दुश्मन के गू वॉर्म्स मिलते हैं, बल्कि बैटल स्टेज से इनाम के तौर पर प्राइमेवल स्टोन्स भी मिलते हैं। जितने ज्यादा दर्शक उतने हाई ज्यादा प्राइमेवल स्टोन्स आप कमाते हैं। ली रैन, ये हैं 50,000 प्राइमेवल स्टोन्स। मैं ये तुम्हें सबके सामने दे रहा हूं ताकि तुम फ्यूचर में मुझे बदनाम करने की कोशिश ना करो। सबकी नजरों के सामने फैंग युआन ने प्राइमेवल स्टोन्स का एक बाग निकला। ली रन भीड़ से बाहर निकला और मुस्कुराते हुए उसने प्राइमेवल स्टोन्स ले लिए, जबकि कई लोग हंसाहट से उससे देख रहे थे। फैंग झेंग, तुम सच में अपनी जुबान के पक्के हो। पहले तुमने मुझे 80,000 दिए और अब 50,000, कुल मिलाकर 1,30,000 प्राइमेवल स्टोन्स हो गए। उसने अपने हाथ जोड़े और ये कहकर वहां से चला गया। भीड़ में हंगामा मच गया। ये फैंग झेंग, पहले उसने 80,000 दिए, फिर 50,000, इसके पास इतने सारे स्टोन्स आए कहां से? कुछ लोगों को समझ नहीं आया। इसमें कोई अजीब बात नहीं है। इन 2 हफ्तों में उसने बैटल स्टेज में लगातार जीतें हासिल की हैं। ऑल आउट एफर्ट गू के फेम ने बहुत से दर्शकों को अट्रैक्ट किया है। हर मैच से वो हजारों प्राइमेवल स्टोन्स कमाता है। कुछ बैटल्स के बाद उसके पास कई हजार हो जाते हैं। किसी ने जलकुकड़ी आवाज में जवाब दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लड़का बहुत बेरहम है, लगभग हर मैच में अपने ओपोनेंट को मार डालता है। बहुत कम लोग उसके साथ मैच से जिंदा बच पाते हैं, इसलिए उससे हर बैटल में 2 से 3 गू वॉर्म्स मिल जाते हैं। उन्हें बेचने के बाद वो एक और बड़ी रकम बन जाती है। किसी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, फैंग युआन के जालिम कामों का खुलासा करते हुए। ये फैंग झेंग हद से ज्यादा कर रहा है, वो हमारी लाशों पर पैर रखकर आगे बढ़ रहा है। कोई गुस्से में था। किसी ने ठंडी सांस भरी। हम सब डिमोनिक गू मास्टर्स हैं, एक दूसरे को मारने की क्या जरूरत है? हाय, कोई चिल्लाया। लेकिन सच कहूं तो इस फैंग झेंग में कुछ खूबियां हैं। उसने वादे के मुताबिक ली रन को 2 लाख प्राइमेवल स्टोन्स दिए। सच कहूं, अगर मैं उसकी जगह होता तो। जैसे ही उसने ये कहा, भीड़ शांत हो गई। लेकिन किसी ने जल्दी से पलटवार किया। उसने अभी तक 2 लाख प्राइमेवल स्टोन्स पूरे नहीं चुकाए हैं। जब वो पूरी रकम चुका देगा तब बात करेंगे। फैंग युआन को जाते हुए देखकर भीड़ में से किसी ने ठंडी हंसी हंसी। उसके अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। 5 दिन में वो तारीख है जब ली हाओ उससे जबरदस्ती चैलेंज करेगा। ली हाओ? वो तो 4th इनर सिटी में चला गया था ना? बस थोड़ा सा ही बाकी है। HMPH मेन इस बैटल को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ही, ये लड़का बहुत घमंडी हो गया है। ली हाओ को उससे सबक सिखाना हाई चाहिए। स्विश स्विश स्विश। एपर्चर के अंदर प्राइमेवल एसेंस उथल पुथल कर रहा था। लाइट सिल्वर प्राइमेवल सी की सतह पर लहरें उठ रही थीं। स्टील टेंडनगू समुद्र में तैर रहा था, प्राइमेवल एसेंस को सोखते हुए एक काली रोशनी छोड़ रहा था। उसका आकार एक केचुए जैसा था, लेकिन उसका शरीर काला था और सतह केचुए जैसी नर्म नहीं थी, बल्कि उस पर एक तेल जैसी चमकदार एक्सोस्केलेटन थी। उससे एक अजीब रोशनी निकल रही थी, जो अपर्चर को चीरती हुई फैंग युआन के शरीर के हर हिस्से पर पड़ रही थी। इस अजीब रोशनी के असर से फैंग युआन की मांसपेशियां और नसें एक तेल जैसे काले रंग से ढक गई, जिससे वो और भी मजबूत और ताकतवर हो गईं। आधे दिन के बाद फैंग युआन ने स्टील टेंडनगू का इस्तेमाल बैंड कर दिया।
उससे बहुत पसीना आया था, उसकी सांसें भारी हो चुकी थी और उसका सर हल्का सा चक्र रहा था। स्टील टेंडनगू का इस्तेमाल करने का एहसास आरामदायक नहीं था, ये एक दर्दनाक और खुजली वाला एहसास देता था जो उसके नर्व्स पर हावी हो जाता था। ये गू मास्टर के सहनशक्ति की परीक्षा लेता था। एक आम गू मास्टर जब स्टील टेंडनगू का इस्तेमाल करता तो उससे पूरा करने में आधा साल लग जाता, लेकिन फैंग युआन के प्लान्स में उसने इस समय को 1 महीने में ही समेट लिया था। इसका मतलब फैंग युआन दिन में जितना समय स्टील टेंडनगू पर लगाता था वो एक आम इंसान से 6 गुना ज्यादा था। ये उसकी विलपावर और सहनशक्ति का एक कड़ा इम्तिहान था। मुझे हर मिनट और सेकंड की कीमत समझनी होगी, कल्टिवेट करना होगा। अपनी ताकत को जितनी जल्दी हो सके बढ़ाना होगा। मुझे प्राइमेवल स्टोन्स चाहिए, बैटल स्टेज कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अगर मैं एक भी मैच हार गया तो मैं इन ऑल आउट एफर्ट गू खो दूंगा। मैं शायद पर्पल थॉर्न टोकन का इस्तेमाल करके उन्हें रोक पाऊंगा, लेकिन मुझे दूसरे मामलों में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं बिल्कुल हार नहीं सकता। मैं अब एक रेस के घोड़े की तरह तेजी से दौड़ रहा हूं, जैसे जैसे मेरी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं एक भी मैच हार गया तो गेम ओवर हो जाएगा। मेरी तेजी से हो रही ग्रोथ को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। शांकलैंड सिटी तो बस एक शुरुआत है, मैं यहां कैसे गिर सकता हूं? इस जिंदगी में मुझे एक गू इमॉर्टल बनना है। मुझे रैंक 7, 8 और 9 तक ब्रेक थ्रू करना है। मैं शिखर पर चढ़ना चाहता हूं और वो नज़ारा देखना चाहता हूं जो मैं अपनी पिछली जिंदगी में नहीं देख पाया। कहते हैं कि रैंक 9 के पार अमर होने का सबसे बड़ा रेल्म है। लंबी जिंदगी पाना आसान है, लेकिन अमर होना ये आज तक कोई नहीं कर पाया। एक जीव के लिए सबसे ऊंचा मुकाम अमर होना है, उनकी सबसे बड़ी इच्छा अमर होना है। दौलत का क्या फायदा, ये तो बस जमा करने की एक लत है। मर्द और औरत क्या, ये तो बस प्राइमल इंस्टिंक्ट्स हैं। शोहरत क्या, ये तो बस लोगों की बकवास है जो वो आपके बारे में करते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार की बदबू आती है। दौलत, खूबसूरती, शोहरत, स्टेटस, जो लोग इन सब के पीछे भागते हैं वो दूर की नहीं सोचते। धरती पर तो कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि आखिर में सबको मरना ही था, इसलिए वो सिर्फ इन्हीं चीजों के पीछे भाग सकते, वरना जिंदगी बेमतलब हो जाती। लेकिन इस दुनिया में जहां प्राइमेवल एसेंस इतना ज्यादा है, जब संभावना है तो हम अमर होने के पीछे क्यों ना भागे? अमर होने के लिए दौलत, खूबसूरती, शोहरत, स्टेटस, मैं इन सब का इस्तेमाल कर सकता हूं और मैं इन्हें उतनी ही आसानी से ठुकरा भी सकता हूं। अमर होने के लिए डर मुझे रोक नहीं सकता, मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहूंगा। अमर होने के लिए आलस मुझे रोक नहीं पाएगा, मैं एक पाल के लिए भी सुस्त नहीं पड़ूंगा। अमर होने के लिए दर्द मुझे रोक नहीं सकता, देवता और राक्षस मुझे नहीं रोक सकते, यहां तक कि ये धरती और आसमान भी मुझे नहीं रोक सकते। अपने विश्वास को और मजबूत करते हुए फैंग युआन की काली अजीब ईगें एक लाल रंग की शैतानी आग से जलने लगी। आराम पूरा होने के बाद उसने बिना किसी झिझक के स्टील टेंडनगू को फिर से एक्टिवेट कर दिया। काली अजीब रोशनी उसके शरीर पर चमकी, यहां तक कि उसकी स्किन के अंदर तक चली गई। शांत सीक्रेट रूम में उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा था, जैसे स्टील से बनी कोई मूर्ति जिससे एक हमेशा रहने वाली कठोरता का एहसास हो रहा था। क्या सुन होना, दर्द या खुजली, ये सब तो उसके दिल में बस छोटी छोटी लहरें थीं। दूसरे शायद ये से ना पाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैंग युआन नहीं सह सकता। अगर जिद शैतानी है तो फैंग युआन शैतानों में भी शैतान था। चाहे वो कितनी भी बार मारे, ये उसके इरादे को आंच नहीं देगा। चाहे उससे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, वो सिर्फ यूएस आग को और भड़कने का काम करेंगी जो उसके दिल में शैतानी एम्बिशंस को जलती है। डॉट 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 बम। बैटल स्टेज में एक जोर की आवाज गूंजी। पत्थर और मिट्टी उड़े और हवा का एक झोंका पूरे बैटलफील्ड पर फैल गया। हालांकि उसका दुश्मन जानलेवा हमले से बच गया था, फिर भी वो हवा के करंट से धकेल दिया गया और 10 कदम से ज्यादा पीछे हट गया। धूल का गुबार हटा और इस हमले के पीछे का असली मुजरिम सामने आया। ये एक विशाल मेढक था। ये एक मैमथ से भी बड़ा था, जिसकी 2 ईंट चक्की के पत्थर जितनी बड़ी थीं। उसका शरीर ग्रे रंग का था और उसका पेट बहुत बड़ा और पैर मजबूत थे। उसकी स्किन पर हरी काई जमी हुई थी और सतह पर कुछ छोटे पत्थर भी थे। जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी वो थी उसकी पीठ। उसकी पीठ बहुत ज्यादा सूजी हुई थी, जैसे वो एक छोटा पहाड़ उठाए हुए हो। ये पहाड़ असली था, पूरी तरह से पहाड़ी चट्टानों से बना, लगभग 10.5 फीट ऊंचा। इसमें कई लेयर्स और फोल्ड्स दी, जैसे इससे तलवारों और कुल्हाड़ियों से तराशा गया हो। पहाड़ी चट्टानों पर घास और झाड़ियां उगी हुई थीं,
और 2-3 पेट भी थे। ये था रैंक 3 गू, जिसका नाम था माउंटेन बैक टोड। ये भारी और सुस्त था। इसका सिग्नेचर मूव था ऊपर उछलना और एक पहाड़ की तरह नीचे गिरना। अभी थोड़ी देर पहले इसने यही मूव दिखाया था और बैटल स्टेज में एक भूकंप ला दिया था। कई दर्शकों ने अपना बैलेंस खो दिया और बहुत सी चीजें गिर गईं। ये अटैक बहुत पावरफुल है, सच में बहुत पावरफुल। क्या शानदार नज़ारा है, एक दर्शक का दिल भी जोर से धड़कने लगेगा। माउंटेन बैक टोड एक किले जैसा है, अटैक और डिफेंस सब एक में। एक ही कमजोरी है, स्पीड की कमी, लेकिन उसके मालिक ने इस कमजोरी को आसानी से कवर अप कर लिया है। सब लोग इस माउंटेन बैक टोड को देखते हुए चर्चा कर रहे थे, लेकिन जल्दी उनकी नज़र एक गू मास्टर पर गई। इस गू मास्टर ने एक फूलों वाला रोब पहना हुआ था, वो पतला था और उसका चेहरा नाजुक था। हालांकि वो एक आदमी था, उसके चेहरे पर मेकअप और पाउडर लगा हुआ था और वो बैटल स्टेज के एक कोने में खड़ा अपने लंबे नाखूनों से खेल रहा था। उसका नाम ली हाओ था, रैंक 3 कल्टिवेशन और ढेर सारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस। वो खास तौर पर स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर से निपटने में माहिर था। सिर्फ तुम अकेले मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? ही, हार मान लो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ली हाओ अपने नाखूनों को घूरता रहा, अपने दुश्मन को एक नजर भी नहीं देखा। कमीने, मुझे नीचा दिखा रहा है। ये ल उसका दुश्मन भी बैटल स्टेज का जाना माना चेहरा था। सबके सामने इस तरह बेइज्जत होने पर उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। उसने दांत पीसे और ली हाओ पर झपटा। ली हाओ ने शांति से उससे देखा। जैसे ही दुश्मन तेजी से पास आया, ली हाओ ठंडी हंसी हंसा। तुमने सबक नहीं सीखा? काफी नहीं था क्या? ठीक है, मैं तुम्हें फिर से अनुभव कराता हूं। पोजीशन स्वैप गू। ली हाओ की ईव से एक अजीब रोशनी निकली जब उसने अपने माउंटेन बैक टोड को देखा। एक सांस में वो इस जगह से गायब हो गया और माउंटेन बैक टोड की जगह पर आ गया। उसी समय माउंटेन बैक टोड उसकी पुरानी जगह पर आ गया। पोजीशन स्वैप गू का इस्तेमाल करके उसने माउंटेन बैक गू के साथ अपनी जगह बदल ली। उसका दुश्मन ली हाओ की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन एक पाल में ही माउंटेन बैक टोड उसके सामने आ गया। बम! माउंटेन बैक टोड उछला और एक उड़ते हुए पहाड़ की तरह उसने दुश्मन को हवा में उड़ा दिया। बैटल उम्मीद के मुताबिक हाई खत्म हो गई। माउंटेन बैक टोड के साथ पोजीशन स्वैप गू, ऐसी बैटल स्ट्रैटेजी तो अनबीटेबल है। सही बात है, पोजीशन स्वैप गू ना सिर्फ माउंटेन बैक टोड की जगह बदल सकता है, बल्कि दुश्मन के साथ भी स्वैप कर सकता है। यह माउंटेन बैक टोड की कम मूवमेंट स्पीड की कमजोरी को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इस बैटल के बाद ली हाओ की नेट जीत 29 हो गई है। बस एक और वो फोर्थ इनर सिटी में पहुंच जाएगा। जल्दी करो और निकलो, यहां अब उससे कोई नहीं रोक सकता। उसका आखिरी दुश्मन कौन है? वो सुपर लकी बंदा है जिसे लेजेंडरी गू मिला था। चैप्टर 290, फैंग युआन वीएस ली हाओ 1। देखते ही देखते 5 दिन बीत गए। फैंग युआन का एक और बैटल शेड्यूल था। तुम्हारा आज का ओपोनेंट काफी तगड़ा बैकग्राउंड वाला है। वे यांग फैंग युआन की तरफ चल कर आया और उससे सावधान रहने को कहा। फैंग युआन ने सर हिलाया। उसने कभी भी पूरी तैयारी के बिना जंग नहीं लड़ी थी। ली रन के साथ अलायंस करने के बाद उससे बैटल स्टेज के पार्टिसिपेंट्स के बारे में काफी कीमती जानकारी मिली थी। ली रन एक जासूस था, 8 साल से अंडरकवर, उसका काम ही जानकारी इकट्ठा करना था। बैटल स्टेज के बारे में उसकी समझ वे यांग से भी बेहतर थी। ली हाओ भी कभी एक स्ट्रेंथ कल्टिवेटर हुआ करता था, फोर्थ इनर सिटी तक पहुंचा था। उसका एक शानदार अतीत था, लेकिन फिर वो एक बॉटलनेक में फंस गया। स्ट्रेंथ कल्टिवेटर्स की बात करें तो वो शुरुआत में स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मिडिल स्टेज में कमजोरी दिखाने लगते हैं, वहीं फंसे रहते हैं और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिलता। ली हाओ बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था। उसने स्ट्रेंथ पथ छोड़ दिया और एक सपोर्ट स्टाइल अपना लिया। खैर, ये इसलिए हुआ क्योंकि आखिरकार उसकी किस्मत चमकी। उसने गैम्बलिंग गेम में एक अच्छा पत्थर चुना और रेयर पोजीशन स्वैप गू हासिल कर लिया। अपने ढेर सारे अनुभव के साथ उसने तुरंत अपने सारे गू बेच दिए और ऑक्शन हाउस से एक माउंटेन बैक टोड खरीद लिया। उसके बाद उसने इन दोनों गू के कोऑपरेशन पर भरोसा किया और अपने सारे मैचेस जीत लिए। जीते हुए गू और प्राइमेवल स्टोन्स पर निर्भर होकर उसने धीरे धीरे अपनी दौलत इकट्ठा की और गू वॉर्म्स का एक नया सेट जमा किया। वो तुम्हें जबरदस्ती चैलेंज कर रहा है क्योंकि उससे वो ऑल आउट एफर्ट गू चाहिए, तुम्हें सावधान रहना होगा। वे यांग ने ये कहते हुए फैंग युआन के कंधों पर थपथपाया और भीड़ में घुल मिल गया। फैंग युआन ने वे यांग को गहरी नजर से देखा और अरेना में चला गया। जब भी कोई इंपॉर्टेंट बैटल होती,
वे यांग देखने जरूर आता था। फैंग युआन समझ गया कि वो सिर्फ फैंग युआन को मेंटल सपोर्ट देने के लिए यहाँ था। एक वजह ये थी कि शान क्लैन उससे रिक्रूट करना चाहता था, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी ये थी कि वो फैंग युआन को एक असली भाई मानता था। लोगों के बीच रिश्ते अजीब ही होते हैं। कुछ लोग 10 साल तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन करीब नहीं आ पाते। कुछ लोग सिर्फ एक बार बात करते हैं और पक्के दोस्त बन जाते हैं। फैंग युआन वे यांग की भावनाओं को समझता था। वो फैंग युआन में अपनी पुरानी परछाई देख सकता था। ये मजबूत एहसास और साथ हाई फैंग युआन का साफ दिल नेचर उससे फैंग युआन को एक करीबी दोस्त मानने पर मजबूर कर रहा था। वे यांग, फैंग युआन ने सोचा और अरेना के बीच में चला गया। इस अरेना का इलाका एक बड़ा सा दलदल था। काला सदा हुआ कीचड़ जिससे एक गंदी बदबू आ रही थी और हर तरफ गड्ढे थे। ली हाओ अभी तक नहीं आया था। बैटल स्टेज के बाहर बहुत सारे दर्शक इकट्ठा थे। यह फैंग युआन के किसी भी बैटल में देखी गई सबसे बड़ी भीड़ थी। अरेना पर खड़े होकर उसने चारों तरफ देखा तो हर तरफ लोग ही लोग दिखे। सब एक साथ बात कर रहे थे जिससे पूरा बैटल स्टेज शोर और चहल पहल से भर गया था। आज तो यह फैंग जेंग फंस गया। इन दिनों बहुत हवा में उड़ रहा था, उससे सबक सिखाना ही चाहिए। नए लड़के खुद को बहुत कुछ समझने लगते हैं, उससे सच में लगता है कि एक ऑल आउट एफर्ट गू उससे इनविंसिबल बना देगा। ली हाओ आ गया। कोई चिल्लाया। भीड़ शांत हो गई, फिर से शोर मचाने लगी, उनकी आवाजें छत फाड़ रही थीं। एंट्रेंस पर ली हाओ दिखाई दिया। लॉर्ड ली हाओ, हम सब आप पर ही भरोसा कर रहे हैं। आप अपनी 30वीं जीत हासिल करें और 4th इनर सिटी में पहुंचें। भीड़ में से कई लोग चिल्ला रहे थे, कुछ चीख रहे थे। फैंग युआन के मुकाबले वो ली हाओ को ज्यादा बड़ा समझते थे। जब फैंग युआन पहली बार आया था, वो बेहद घमंडी था, कई दुश्मनों को मार रहा था, बेरहम और जालिम। उसके पास पर्पल थॉर्न टोकन था, जिससे सब उसकी अच्छी किस्मत से जलते थे। इसके विपरीत ली हाओ बैटल स्टेज का एक पुराना खिलाड़ी था। उसने पहले स्ट्रेंथ पथ पर कदम रखा था, फिर 4th इनर सिटी से नीचे गिर गया था। वो अपनी जिंदगी के सबसे नीचे के दौर से उठकर आया था, जो बैटल स्टेज में कभी हार ना मानने की स्पिरिट को दर्शाता था। इससे सबके अंदर जोश भर जाता था। ली हाओ हल्के से मुस्कुराता हुआ स्टेज पर चला आया। वो पतला था, फूलों वाला रोब और मेकअप पहने वो आराम से फैंग युआन की तरफ बढ़ा। लेकिन लगभग 7 कदम दूर वो रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। फैंग युआन ने अपने पिछले कुछ फाइट्स में वर्टिकल क्रैश गू का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों पर हमला किया था, उन्हें उड़ा दिया था और आसानी से एक ही झटके में जीत गया था। ली हाओ बैटल स्टेज का वेटरन था, उसने जाहिर है इसके लिए तैयारी कर रखी थी। वर्टिकल क्रैश गू की इफेक्टिव रेंज 50 कदम थी, वो 60वें कदम पर सुरक्षित था। स्ट्रेंथ कल्टिवेटर, ही। उसने फैंग युआन पर एक नजर डाली, जो टुच समझने वाली थी। नौजवान, बदकिस्मती से तुम्हारी जीत का सिलसिला यहीं खत्म होता है। क्या तुम जानते हो, अभी तुम्हें देखकर मुझे अपना गुजरा हुआ कल याद आ रहा है। स्ट्रेंथ पाथ में कोई फ्यूचर नहीं है, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास ऑल आउट एफर्ट गू है? मेरा शुक्रिया करो, आज जब मैं तुम्हें हरा दूंगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि यह तुम्हारे भले के लिए था, तुम्हें स्ट्रेंथ पथ की कमी को समझने के लिए। उसने एक सीनियर की हैसियत से फैंग युआन को लेक्चर देना शुरू कर दिया। बकवास बहुत करते हो, चुप हो सकते हो क्या? फैंग युआन ने अपने हाथ बांध लिए, एक सादे से एक्सप्रेशन के साथ। तुम, ली हाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसकी हंसी में दुश्मनी भरी थी। ही, नौजवान, तुम अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसी समय घंटी की आवाज के साथ होस्ट गू मास्टर ने बैटल शुरू होने का ऐलान किया। वर्टिकल क्रैश गू। फैंग युआन ने एक लंबा कदम उठाया, आगे बढ़ते हुए। फ्यू। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी लहरों की तरह नाचने लगी, उसके दाएं और बाएं ऊपर तक उछाल रही थी। वाह, क्या शानदार नजारा है। ली हाओ हल्के से हंसा। वो बहुत अच्छे से जानता था कि वर्टिकल क्रैश गू सिर्फ 50 कदम आगे चार्ज कर सकता है। हर बार इस्तेमाल करने पर 5 सांस का कूलडाउन पीरियड होता है। वो 7 कदम दूर था, ये देखने में खतरनाक लग सकता था, लेकिन वो पूरी तरह सुरक्षित था। ये जमीन उसके लिए फायदेमंद थी। कीचड़ वाली जमीन एक खुरदुरी और सपाट सतह जैसी नहीं थी, यह चार्जिंग टाइप के अटैक्स के लिए अनुकूल नहीं थी। जैसा कि उम्मीद थी, फैंग युआन 45 कदम चार्ज करके रुक गया। लेकिन उसके तुरंत बाद फैंग युआन ने अपना शरीर एक तरफ घुमा लिया, ली हाओ को अपनी साइड व्यू से देखने लगा। हॉरिजॉन्टल चार्ज गू। कीचड़ और मिट्टी अलग हो गए जैसे ही एक जंगली सुअर की परछाई उभरी,
एक चार्जिंग एक्शन के साथ उसकी स्पीड तेजी से बढ़ गई, जंगली और कठोर। पलक झपकते ही फैंग युआन ली हाओ तक पहुंच गया। अगर वो टकरा जाता तो वो जरूर खून की उल्टी करता और उसकी कुछ हड्डियां टूट जाती। ली हाओ पीला पैड गया। आखिरी पाल में उसने अपना जरूरी गू एक्टिवेट किया। पोजीशन स्वैप। एक पाल में उसकी जगह फैंग युआन से बदल गई। फैंग युआन ली हाओ का सामना करते हुए चार्ज कर रहा था, लेकिन अब ली हाओ उसके पीछे था जबकि वो आगे बढ़ रहा था, ली हाओ से दूर जाते हुए। वह लापरवाह हो गया था। बस इसी एक पाल में ली हाओ के माथे से पसीना बहने लगा। उसने सोचा नहीं था कि फैंग युआन उसके लिए इतना बड़ा खतरा होगा। ये जानने के बाद कि फैंग युआन के पास वर्टिकल क्रैश गू और हॉरिजॉन्टल चार्ज गू है, उसने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन इस वजह से वो लगभग बुरी तरह से घायल हो ही गया था। आखिरी पाल में उसके सालों के अनुभव ने उससे बचा लिया। बचाव करने से बेहतर है बचकर निकल जाओ। एक पोजीशन स्वैप और फैंग युआन चूक गया। तुम्हारी ताकत कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, जब तक तुम हवा में वार करोगे तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये बेकार है। इस लड़के के पास ऑल आउट एफर्ट गू है, उसका हर वार जोर से लगता है। मैंने अपने स्ट्रेंथ गू बेच दिए और अपने शरीर से जानवर की ताकत निकाल दी है, मैं उससे हेड ऑन कम्पीट नहीं कर सकता। ली हाओ ने अपने आप को शांत किया और पीछे हट गया। उसने अपना मूवमेंट गू इस्तेमाल किया, उसका शरीर हवा जैसा हल्का हो गया, पीछे की तरफ तैरते हुए तेजी से फैंग युआन से दूरी बना ली। इसी समय उसने अपनी उंगली उठाई और आसमान की तरफ इशारा किया। उसके अपचे से एक हरी रोशनी निकली आसमान की तरफ। ये एक जड़े ग्रीन रोशनी थी, हवा में रुक गई, फिर फट गई। चमकदार रोशनी के नीचे माउंटेन बैक टोड का शरीर दिखाई दिया, नीचे उतरते हुए। जमीन पर एक काली परछाई थी जो फैंग युआन को निगल रही थी और समय के साथ बड़ी होती जा रही थी। 5 सांस कब के बीत चुके थे। फैंग युआन ने ली हाओ को देखा और वर्टिकल क्रैश गू एक्टिवेट किया, उसकी तरफ चार्ज करते हुए। उसने अपनी स्पीड तेजी से बढ़ाई, जल्दी से परछाई की रंगे से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकला, माउंटेन बैक टोड जमीन पर उतरा। बम! एक जोर का धमाका हुआ और पूरा बैटल स्टेज कांप गया। काला कीचड़ और मिट्टी हवा में टाइडल वेव्स की तरह उठ गए। लहरें अरेना के किनारे तक पहुंची, जिससे दर्शक अनजाने में ही पीछे हट गए, लेकिन एक बड़ी गहरी लाल ढाल ने उन्हें बचा लिया। बैटल स्टेज में जाहिर है दर्शकों को बचाने के लिए डिफेंसिव गू थे। वो आ गया, लॉर्ड ली हाओ का माउंटेन बैक टोड। ये देखकर कोई जोश में चिल्लाया, बाले हाईफैंग जेंग ली हाओ पर चार्ज करे, ये बेकार है। ली हाओ को बस पोजीशन स्वैप गू इस्तेमाल करना है और आसानी से माउंटेन बैक टोड के साथ पोजीशन बदल लेनी है। ही। लेकिन फैंग युआन ने ली हाओ पर चार्ज नहीं किया। वो अपनी जगह पर रुक गया। काला कीचड़ उस पर एक लहर की तरह गिरा, लेकिन कैनपी गू के सफेद कवच ने उससे रोक दिया। हॉरिजॉन्टल चार्ज गू। लहरों के शांत होने के बाद उसने अपना शरीर माउंटेन बैक टोड से दूर झुकाया और उसकी तरफ हॉरिजॉन्टली चार्ज किया। हाओ! एक भालू की दहाड़ सुनाई दी, जब एक भौर भालू की परछाई उभरी, आसमान की तरफ दहाड़ते हुए, अपना जंगली ऑरा फैलाते हुए। बम! फैंग युआन ने माउंटेन बैक टोड के शरीर पर जोर से टक्कर मारी, जिससे तोड़ हिल गया। लेकिन बस इतना ही। माउंटेन बैक टोड की अनोखी पहाड़ी बहुत घने पहाड़ी पत्थरों से बनी थी। ये सबसे भारी रैंक 3 गू में से एक था। जब उसके चारों पैर जमीन पर टिक गए तो वो एक ना हिलने वाले पहाड़ जैसा लग रहा था, जिससे सब उसकी मजबूती पर हैरान थे। लेकिन फैंग युआन को परवाह नहीं थी, उसने अपने दोनों हाथ उठाए और उस पर एक हथौड़े की तरह वार किया। हाओ! उसके सर के ऊपर सूअर, भौर भालू और मगरमच्छ की परछाइयां एक के बाद एक दिखने लगी। उसके मुंह के हवा को चीर रहे थे जब उसने बिना रुके हमला किया। माउंटेन बैक टोड पर वार करते हुए पटाखों की तरह जोर जोर से आवाजें आ रही थीं। ऐसे खतरनाक हमले ने दर्शकों को गहरे डर में डाल दिया, उनकी पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा। अगर मेन टारगेट होता तो अब तक मेरी लाश के टुकड़े भी नहीं मिलते। ऑल आउट एफर्ट गू बहुत पावरफुल है, सच में बहुत पावरफुल। लेकिन फैंग झेंग का दिमाग खराब हो गया है। ली हाओ पर हमला करने के बजाय वो यूएस पहाड़ पर मुक्के मार रहा है। माउंटेन बैक टोड का डिफेंस कमाल का था। फैंग युआन के खौफनाक हमलों के बावजूद वो हिला तक नहीं, जिससे लोगों को उसके खिलाफ लाचार महसूस हो रहा था। लेकिन फैंग युआन का चेहरा ठंडा था। वो जितना हमला कर रहा था उतना ही खतरनाक होता जा रहा था, जैसे इस टोड से उसकी कोई बड़ी दुश्मनी हो। ली हाओ का चेहरा बदल गया। माउंटेन बैक टोड कितना भी सख्त क्यों ना हो, उसकी भी एक हद थी। वो अब मुक्कों की इस बारिश को और नहीं सह सकता था।
गुआ गुआ गुआ। माउंटेन बैक टोड चिल्लाने लगा, क्योंकि दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। ये ऐसे नहीं चल सकता। ली हाउ का दिल जोर से धड़का, उसने अपनी इच्छा से माउंटेन बैक टोड पर सवार हो गया। माउंटेन बैक टोड ने पलटवार करना शुरू कर दिया, कीचड़ पर पैर रखते हुए फैंग युआन की तरफ चार्ज किया। उसके वजन के साथ अगर फैंग युआन ने इससे सीधा झेला होता तो वो जरूर हवा में उड़ जाता। हॉरिजॉन्टल चार्ज गू। उसकी ऊनी चमक उठी, आखिरी पाल में वो पीछे हट गया, माउंटेन बैक टोड के हमले से बचते हुए। टोड के शरीर के पास से निकलकर उसने फिर से वार किया। चैप्टर 291, फैंग युआन वीएस ली हाउ 2। रॉ। जानवर की परछाई एक झलक में दिखी और जोर से दहाड़ी। माउंटेन बैक टोड दर्द से करा उठा और अचानक फैंग युआन की तरफ झपटा। फैंग युआन ने नाक सिकोड़ी और बचकर निकल गया। माउंटेन बैक टोड अपनी पीठ पर एक छोटा पहाड़ उठाए हुए था। वो बहुत भारी था और उसकी स्पीड धीमी थी, इसलिए फैंग युआन आसानी से उससे बच सकता था। हॉरिजॉन्टल चार्ज गू और वर्टिकल क्रैश गू एक के बाद एक इस्तेमाल किए गए। माउंटेन बैक टोड ने बार बार फैंग युआन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके कपड़ों को भी छू नहीं पाया। दर्शक हैरान होकर मैच देख रहे थे। माउंटेन बैक टोड सबके दिमाग में एक ऊंचा और अटल इमेज था, लेकिन अभी वो फैंग युआन के हमलों से चिल्ला रहा था। ये लड़का सच में बहुत ही हिंसक है। ली हाउ अब चिंता में आने लगा था। उसने दांत पीसे और माउंटेन बैक टोड को उछालने के लिए उकसाया। छोकरे, मैं तुम्हें कीमा बना दूंगा। ली हाउ ने एक तिरछी मुस्कान दी। उसका दिमाग मारने के इरादे से भरा था, लेकिन माउंटेन बैक टोड की परछाई फैंग युआन के ऊपर नहीं थी, बल्कि वो ली हाउ के ऊपर थी। माउंटेन बैक टोड का विशाल शरीर नीचे गिरने लगा और जोर से ली हाउ पर टकराने वाला था। ज्यादातर दर्शक इतने हैरान थे कि वो समय पर रिएक्ट हाई नहीं कर पाए। सिर्फ वे यांग और कुछ और लोगों की एड़ी चमकी जब उन्हें ली हाउ की बैटल टैक्टिक समझ में आई। सिर्फ माउंटेन बैक टोड का इस्तेमाल करके फैंग युआन को कुचलना आसानी से नाकाम हो सकता था। फैंग युआन के पास हॉरिजॉन्टल चार्ज गू और वर्टिकल क्रैश गू थे, वो हमले से पूरी तरह बच सकता था। लेकिन माउंटेन बैक टोड ली हाउ पर गिर रहा था और ली हाउ पोजिशन स्वैप गू का इस्तेमाल करके अपनी पोजिशन फैंग युआन से बदल सकता था। जब तक वो सही टाइमिंग पकड़ लेता, वो फैंग युआन को समय पर रिएक्ट करने से रोक सकता था और माउंटेन बैक टोड से कुचलवा सकता था। माउंटेन बैक टोड जैसे वजन के साथ अगर फैंग युआन कुचलकर मरता नहीं भी तो उससे जरूर गहरी चोट आती। लेकिन जैसे हाई माउंटेन बैक टोड हवा में उछला, फैंग युआन तुरंत ली हाउ की तरफ चार्ज कर गया। हॉरिजॉन्टल चार्ज गू और वर्टिकल क्रैश गू का इस्तेमाल करके वो जल्द हाई ली हाउ तक पहुंच गया। कमीने छोकरे, इसने मेरा प्लान समझ लिया। ली हाउ इस वक्त बहुत चिढ़ा हुआ था। फैंग युआन और उसके बीच अभी भी कुछ दूरी थी, लेकिन अगर उसने अभी पोजीशन स्वैप गू का इस्तेमाल किया तो फैंग युआन के पास माउंटेन बैक टोड के हमले से बचने के लिए काफी समय होता। लेकिन अगर उसने अभी इस्तेमाल नहीं किया और फैंग युआन उसके पास चिपक गया तो चाहे वो पोजीशन स्वैप गू का इस्तेमाल करके जगह बदल भी लेता, बचने के लिए बहुत देर हो जाती और वो फैंग युआन के साथ माउंटेन बैक टोड के नीचे कुचल कर मर जाता। मजबूरन ली हाउ ने पोजीशन स्वैप गू एक्टिवेट किया और फैंग युआन के साथ जगह बदल ली। बम! माउंटेन बैक टोड जमीन पर गिरा। फैंग युआन ने, जैसा कि उम्मीद थी, हॉरिजॉन्टल चार्ज का इस्तेमाल करके बच निकल गया। वो हमेशा हॉरिजॉन्टल चार्ज गू और वर्टिकल क्रैश गू के कूलडाउन पीरियड पर ध्यान दे रहा था। उनके बीच 3 सांस का टाइम इंटरवल था। 50 कदम चार्ज करने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए उसके पास हमेशा इस्तेमाल करने के लिए एक मूवमेंट गू होता था। ये छोटी छोटी डिटेल्स अक्सर जीत या हार तय करती हैं। फैंग युआन ने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत सारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस जमा किया था, जिससे उसमें कोई कमी नहीं थी। वो फिर से माउंटेन बैक टोड की तरफ चार्ज किया, पूरी ताकत से मुक्के और लात मारते हुए। जानवरों की परछाइयां भी एक के बाद एक दिखने लगी, जिससे उसके हमले बेहद खतरनाक हो गए। पत्थर उड़ने लगे। माउंटेन बैक टोड फिर से खतरे में पड़ गया और कराने लगा। जो दर्शक पहले शोर मचा रहे थे अब शांत हो गए थे। कईयों ने ये नज़ारा देखा, हैरान, और उनके मुंह खुले रह गए। ऑल आउट एफर्ट गू फैंग युआन के हाथों में इतना शक्तिशाली और जालिम बन गया था कि माउंटेन बैक टोड भी सिर्फ एक पंचिंग बैग बनकर रह गया और कमजोर पड़ गया। एक तरफ आग लगी हुई थी, बेहद तेज, लेकिन ली हाउ की तरफ शांति और सन्नाटा था। ली हाउ ने कभी नहीं सोचा था कि फैंग युआन इतनी जिद से माउंटेन बैक टोड पर हमला करता रहेगा। उसके पिछले दुश्मनों ने सबने माउंटेन बैक टोड को नजरअंदाज किया था और ली हाउ पर हमला करने की कोशिश की थी। अगर ली हाउ हार जाता तो माउंटेन बैक टोड की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी।
यह वो स्ट्रैटेजी थी जो होशियार लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन फैंग युआन ने जाहिर तौर पर सबसे बेवकूफ़ी वाला टारगेट चुना था। उसने अपनी सारी ताकत माउंटेन बैक टोड पर लगा दी और ली हाओ पर कोई ध्यान नहीं दिया। ली हाओ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। उससे लगा जैसे वो एक दर्शक बन गया है जिसका इस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। यह सिचुएशन सच में शर्मिंदगी भरी थी। जानवरों की परछाइयां हवा में लगातार चमकती और इकट्ठा होती रहीं। फैंग युआन माउंटेन बैक टोड के चारों तरफ घूमता और जोर से हमला करता रहा। माउंटेन बैक टोड का विशाल और शक्तिशाली शरीर अब कितना बेढंगा लग रहा था। ठीक नहीं है, माउंटेन बैक टोड खून की उल्टी कर रहा है। ली हाओ जो दूर से ये नज़ारा देख रहा था, उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। पोजीशन स्वैप गू। उसकी ऊँग में अजीब रोशनी चमकी जब उसने फैंग युआन की इमेज को पकड़ा। अगले हाइपैल, फैंग युआन का नजरिया बहुत बदल गया। उससे ली हाओ ने एक झटके में दूर भेजे दिया था। इसके विपरीत, ली हाओ ने फैंग युआन की जगह ले ली और माउंटेन बैक टोड के पास खड़ा हो गया। उसने अपनी हथेलियां माउंटेन बैक टोड पर रखी और उसे ठीक करने लगा। वो माउंटेन बैक टोड की चोटों से अंदर से ही हिल गया था। उसने बैटल स्टेज पर इतने सारे मैचेस लेड लेकिन ऐसी गंभीर चोटें कभी नहीं देखी थीं। क्या मैं ये मैच हारने वाला हूं? इतने छोटे जूनियर से हारने वाला हूं? नहीं, नामुमकिन। हार का तेज एहसास पहली बार ली हाओ के दिल में उठा। फैंग युआन ने तिरछी मुस्कान दी और फिर से चार्ज किया। वो ली हाओ को अपनी इवी के सामने इतनी खुलेआम माउंटेन बैक टोड को ठीक करने कैसे दे सकता था? फैंग युआन को चार्ज करते देख ली हाओ ने दांत पीसे, लेकिन उससे ठीक करना छोड़कर पीछे हटना ही पड़ा। उसने फैंग युआन के माउंटेन बैक टोड के सामने चार्ज करने तक इंतजार किया, फिर पोजीशन स्वैप गू का इस्तेमाल किया। इस तरह वो फिर से माउंटेन बैक टोड के पास खड़ा था और फैंग युआन दूर था। लेकिन फैंग युआन चिंतित नहीं था और फिर भी चार्ज करता रहा। ली हाओ का हीलिंग बार बार रुक जाता था जबकि फैंग युआन के हमलों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। इसके बावजूद फैंग युआन बिना रुके चार्ज करता रहा। कई बार कोशिश करने के बाद ली हाओ ने हाई हीलिंग रोक दी। उसका चेहरा मिला जुला था। दर्शक इसका कोई मतलब नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन अभी भी कुछ होशियार लोग थे। फैंग झेंग के बार बार के हमले बेकार लग रहे हैं, लेकिन असल में ली हाओ का प्राइमेवल एसेंस बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। सही बात है, भले हाई पोजीशन स्वैप गू जादुई है, लेकिन उसमें कमियां हैं और प्राइमेवल एसेंस का ज्यादा खर्च उनमें से एक है। जितनी ज्यादा दूरी और जितना मजबूत टारगेट, ली हाओ को पोजीशन स्वैप गू एक्टिवेट करने के लिए उतना हाई ज्यादा प्राइमेवल एसेंस खर्च करना पड़ेगा। फैंग झेंग के पास 2 सुअरों, एक मगरमच्छ और एक भालू की ताकत है। ली हाओ का प्राइमेवल एसेंस खर्च पोजीशन स्वैप गू इस्तेमाल करने के लिए जरूर बहुत ज्यादा होगा। ऊपर से वो अभी भी माउंटेन बैक टोड को हील करना चाहता था। एक रैंक 3 का प्राइमेवल एसेंस भी इतने तेज इस्तेमाल को सपोर्ट नहीं कर सकता। ली हाओ ने भी ये महसूस किया और इसलिए उसने हीलिंग की कोशिश रोक दी। उसके पास अब ज्यादा प्राइमेवल एसेंस नहीं बचा था। अगर ये उसके पिछले दुश्मन होते तो वो अभी भी अपने रैंक 3 वाइट सिल्वर प्राइमेवल एसेंस के साथ आगे बढ़ सकता था। लेकिन उसका दुश्मन अब फैंग युआन भी एक रैंक 3 गू मास्टर था और प्राइमेवल एसेंस के मामले में पहले ही बढ़त बना चुका था। फैंग युआन को फिर से चार्ज करते देख ली हाओ झिझका, लेकिन उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। फैंग युआन ने अपनी मुठ्ठियां भींची और तुरंत माउंटेन बैक टोड को छोड़कर ली हाओ की तरफ हमला कर दिया। बैंग बैंग बैंग, उसके मुंह के हवा को चीर गए। उनमें जो गाती और हिंसा थी वो अतुलनीय थी, जैसे लहरें चट्टान से टकरा रही हों। कुछ हाई मूव्स के बाद ली हाओ और नहीं सह पाया। भले ही उसके पास दूसरे गूद, उसका असली कॉर माउंटेन बैक तोड़ और पोजीशन स्वैप गू हाई था। पोजीशन स्वैप गू का प्राइमेवल एसेंस खर्च कम करने के लिए उसने अपने शरीर में छुपे जानवर के सायों को पूरी तरह से हटा दिया था। फैंग युआन का हमला बेहद तेज था, जैसे दहाड़ता हुआ तूफान, जिससे ली हाओ को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। ली हाओ ने एक स्ट्रेंथ कल्टीवेटर के अपने पिछले फाउंडेशन पर भरोसा करके जबरदस्ती कुछ मूव्स झेले, फिर उसके पास माउंटेन बैक टोड के साथ जगह बदलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। फैंग युआन ने ली हाओ का पीछा नहीं किया बल्कि माउंटेन बैक टोड पर हमला करना शुरू कर दिया। सुअर, भौर, भालू और मगरमच्छ के साए एक के बाद एक चमके। पत्थर उड़ने लगे और माउंटेन बैक टोड ने बड़े बड़े घूंट खून के थूके, जोश में पलटवार करते हुए। लेकिन फैंग युआन ने हॉरिजॉन्टल चार्ज और वर्टिकल क्रैश गू का इस्तेमाल अलग अलग किया। इस तरह माउंटेन बैक टोड के पलटवार बहुत बैड हांगे लग रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? लॉर्ड ली हाओ को भी खुद लड़ना पड़ रहा है और माउंटेन बैक टोड के साथ बोझ बांटना पड़ रहा है। फैंग झेंग के हमले इतने डरावने हैं, ली हाओ और माउंटेन बैक टोड दोनों को दबा रहे हैं।
मैच का अंजाम ज्यादातर दर्शकों की उम्मीद से परे था। जब से ली हाउ ने स्ट्रेंथ पाथ छोड़कर सपोर्ट पाथ अपनाया था, उन्होंने उससे कभी ऐसी मुश्किल में पड़ते नहीं देखा था। ली हाउ की लड़ने की तकनीक काफी अच्छी थी। पोजीशन स्वैप गू और माउंटेन बैकटोट का कॉम्बिनेशन शानदार था। यहां तक कि फैंग युआन भी इस बैटल टैक्टिक को तोड़ नहीं पाया। लेकिन उससे इससे तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। उसने कभी इससे तोड़ने के बारे में सोचा ही नहीं, बस अपने हाथ घुमाए और अपनी ऑल आउट स्ट्रैटेजी जारी रखी। मेरे सामने कोई भी आए, मैं उससे पीटूंगा। ये एक बेवकूफ़ी भरा मूव लगता है, लेकिन असल में इसके अंदर बहुत बड़ी समझदारी छुपी थी। जंगलीपन और जालिम मोमेंटम इस तरह से उभार कर सामने आया। ये एक अच्छा तरीका है। कुछ लोगों की एक ही चमक उठी, अगर मुझे फ्यूचर में ली हाउ से लड़ना पड़ा तो मुझे फैंग झेंग जैसा बनना होगा, सब कुछ भूलकर माउंटेन बैकटोट पर हमला करना होगा। जैसे ही ये अल्फाज निकले, उस शख्स के अल्फाज को उसके पास बैठे दूसरों ने नकार दिया और मजाक उड़ाया। बकवास, तुम उसकी नकल करना चाहते हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? फैंग झेंग ये इसलिए कर सकता है क्योंकि वो एक स्ट्रेंथ कल्टिवेटर है और उसका प्राइमेवल एसेंस का खर्च कम है। तुम एक फायर पाथ कल्टिवेटर हो, तुम्हारा माउंटेन बैकटोट पर हमला करना बिल्कुल वही होगा जो ली हाउ चाहेगा। बिना प्राइमेवल एसेंस के एक गू मास्टर की लड़ने की ताकत जरूर तेजी से गिर जाएगी और वो लगभग एक आम इंसान के बराबर हो जाएगा। एक बैटल में जिस तरफ ज्यादा प्राइमेवल एसेंस होता है, वो अक्सर हावी रहता है। और जैसे जैसे प्राइमेवल एसेंस की मात्रा में फर्क बढ़ता है, ये डोमिनेंस और बढ़ जाता है। जिस गू मास्टर ने फैंग युआन की नकल करने का सोचा था, उसने ये सुना और तुरंत चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। किसी ने उसके सर पर थपथपाया और कहा जैसे उससे कुछ समझ आ गया हो, मुझे अचानक दिख रहा है कि स्ट्रेंथ कल्टिवेटर्स के अपने फायदे होते हैं। सही बात है, पास बैठे किसी ने तुरंत जवाब दिया, स्ट्रेंथ कल्टिवेटर्स के हमले उनके शरीर की ताकत से होते हैं, इसलिए स्ट्रेंथ गो मास्टर्स का एक आम फायदा यह है कि उनका प्राइमेवल एसेंस खर्च कम होता है। हर कल्टिवेशन पाथ के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। स्ट्रेंथ पाथ का एंटिक्विटी एरा में इतना मशहूर होना बेवजह नहीं था। सबने फिर से स्टेज की तरफ देखा। ली हाउ और माउंटेन बैकटोट फैंग युआन के तेज हमलों के नीचे कदम कदम पीछे हट रहे थे। ऑल आउट एफर्ट गू का प्राइमेवल एसेंस खर्च बहुत कम था और फैंग युआन की असली हमला करने की ताकत उसके कई जानवरों के सायों से आती थी। लेकिन ये जानवरों के साए खुद कोई प्राइमेवल एसेंस खर्च नहीं करते थे। ये सबसे अजीब बात थी। अगर फैंग युआन की जगह कोई और गू मास्टर होता तो वो दर्जनों राउंड्स के बाद थक जाते, लेकिन फैंग युआन के हमले जितना लंबा चलता उतना ही तेज होते जाते। उसका मोमेंटम लगातार बढ़ रहा था। उसके मुक्कों के साथ हवा की आवाज आती थी और वो बेहद जालिम थे। उनसे निकलने वाली आवाज दहाड़ते हुए शेरों या गुर्राते हुए विशाल भालुओं जैसी थी। फैंग युआन के परफॉर्मेंस से भीड़ प्राचीन काल के स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेटर्स की शान और गर्व देख सकती थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका खून दौड़ रहा था। फैंग युआन को जितना लड़ने में मजा आ रहा था, उतना ही अच्छा महसूस हो रहा था। पुन आधा रज आधा नमा के बाद से वो अपने कामों में बेहद सावधान रहा था, जिससे उसके दिल में दबी हुई भावनाएं इकट्ठा हो गई थीं, और अब जब वो पागलों की तरह मुके और लात मार रहा था, वो सारी भावनाएं बाहर निकल रही थीं। उसके दिल की उदासी साफ हो गई थी। बिना शक ऑल आउट एफर्ट गू पाना फैंग युआन की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले उससे व्यस्त रहना पड़ता था, हमेशा खतरे में, यहां तक कि अपना पेट भी ठीक से नहीं भर पाता था। थोड़ी सी भी बड़ी समस्या आने पर उससे बहुत सोचना और विचार करना पड़ता था। लेकिन ऑल आउट एफर्ट गू पाने के बाद उससे आखिरकार गर्व करने का अधिकार मिला और वो अपनी मुट्ठियों से कई चीजों को सुलझा सकता था। जैसे अभी उससे ली हाउ की शानदार बैटल टैक्टिक को तोड़ने की जरूरत नहीं थी और वो बस अपनी मुट्ठियों से सब कुछ साफ कर सकता था। डेमन छलक होते हैं, लेकिन वो उससे भी ज्यादा जालिम होते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को साफ करना, पहाड़ों और नदियों को निगलना, दुनिया में खून बहाना, असली ताकत सभी साजिशों पर हावी होती है। तुम खतरनाक हो, मैं तुमसे ज्यादा खतरनाक हूं। तुम गलत हो, मैं तुमसे ज्यादा गलत हूं। डेमन, 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 मारो, मारो, मारो। फैंग युआन दिल खोल कर लड़ा। उसके अंदर भावनाएं तेज हो रही थीं। आखिरकार वो और नहीं से पाया और भावनाएं तूफान की तरह बाहर निकल आयं। क्योंकि मुश्किलें इरादे को मजबूत करती हैं, मजबूत मन वाले दुनियावी मामलों में नहीं फंसते। आज मैं GHAS पर कदम रखता हूं, बाद में मैं पहाड़ों और नदियों पर कदम रखूंगा। आज से मैं सर्वोच्चता के पथ पर चलूंगा। धरती को साफ करो और दुनिया पर हंसो। हरे पहाड़ों पर चलो, नीले समुद्राओं पर कदम रखो, नीले अजगर को बांधो, आसमान पर हमला करो।
मुश्किलों में नहाओ और शैतानी आत्मा को तेज करो। झंडा उठाओ और जीत के गीत गाओ। स्वर्ग को चुनौती दो, किस्मत को चुनौती दो, ब्रह्मांड को चुनौती दो। बम! एक मुक्का बेरहमी से माउंटेन बैक टोड पर पड़ा। उसकी पीठ पर छोटा पहाड़ टूट गया। उसके शरीर से खून बहने लगा जबकि फैंग युआन ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। हॉरिजॉन्टल चार्ज, वर्टिकल क्रैश। ली हाओ दर्जनों कदम दूर जाकर गिरा, जमीन पर। प्लॉप! वो कीचड़ में गिर गया, अब हिल नहीं रहा था। काले कीचड़ के साथ गहरा लाल खून उसके फूलों वाले रोब पर लग गया था। उसने अपने घमंड की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। बैटल अचानक खत्म हो गई। फैंग युआन गर्व से अपनी जगह पर खड़ा था। उसका मर्दाना, खौफनाक और अब पूरे सीन में फैल गया था। उसका ऐलान अभी भी बैटल स्टेज में गूंज रहा था। उसके अलावा वहां सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोला। चैप्टर 292, लॉ फ्रैगमेंट, ट्रेसेस ऑफ ग्रेट डाओ। सीक्रेट रूम में फैंग युआन कुशन पर बैठा था। उसकी इलिक आस्करबैंड थी। हल्का चांदी जैसा प्राइमीवल एसेंस लगातार सेल्फ रिलायंस गू में जा रहा था। सेल्फ रिलायंस गू फैंग युआन के अपचर के प्राइमीवल सी में डुबकी लगा रहा था। उसका आकार एक कॉकरोच जैसा था, गहरे भौर रंग का, चपटा शरीर। उसके सर पर फीलर्स दी और पीठ पर पंख। यह रैंक 3 का हीलिंग गू था जिसे फैंग युआन ने बहुत सारे प्राइमीवल स्टोन्स देकर खरीदा था। सेल्फ रिलायंस गू को स्ट्रेंथ कल्टिवेटिंग गू मास्टर्स के लिए सबसे बेहतरीन गू कहा जा सकता है। गू मास्टर की शारे एरक शक्ति जितनी ज्यादा होगी, सेल्फ रिलायंस गू के हीलिंग का असर उतना ही बेहतर होगा। इसके विपरीत, गू मास्टर जितना कमजोर होगा, हीलिंग का असर उतना ही कमजोर होगा। सेल्फ रिलायंस यानी खुद पर निर्भर होना, इसका मतलब था अपनी ही ताकत का इस्तेमाल करके रिजेनरेट और हील होने की क्षमता हासिल करना। फैंग युआन के पास 2 सुअरों, एक भालू और एक मगरमच्छ की ताकत थी। अब जब उसने सेल्फ रिलायंस गू का इस्तेमाल किया तो हीलिंग का असर फ्लैश बोन गू के बराबर था। ये उसकी सीमा नहीं थी। जब फैंग युआन और गू से नई ताकत हासिल करेगा तो इसका असर फ्लैश बोन गू से भी बेहतर हो जाएगा, लगातार सुधरता रहेगा। लेकिन सेल्फ रिलायंस गू की अपनी कमजोरियां हैं। ये दूसरों को ठीक नहीं कर सकता, सिर्फ गू मास्टर को ही। ये इसके इस्तेमाल को बहुत सीमित कर देता है। इसके अलावा ये महंगा था। एक दुर्लभ गू होने के नाते इसकी कीमत 45,000 प्राइमीवल स्टोन्स थी। स्वॉर्ड शैडो गू से भी ज्यादा महंगा। इसलिए भले ही बहुत सारे स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स लेकिन बहुत कम ही इसे खरीद सकते थे। प्राचीन काल से अलग, एब स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स सबसे निचले सामाजिक वर्ग के ऐसे काम करते जिसमें शारे एरक मेहनत लगती थी। कम रैंक वाले बहुत ऊंचे रैंक वाले कम, और उनमें भी बेहतरीन बहुत ही कम। शिखर पर शायद ही कोई खड़ा था। पूरे सदर्न बॉर्डर में सिर्फ एम्प्रेस वू जी हाई एक सफल कहानी थी, लेकिन वो भी प्राचीन स्ट्रेंथ पाथ इनहेरिटेंस पर निर्भर थी। ये एक ऐसा दौर था जहां स्ट्रेंथ पथ का पतन हो चुका था। ए फ्लैट, फैंग युआन सेल्फ रिलायंस गू का इस्तेमाल अपनी चोटों को ठीक करने के लिए कर रहा था। ली हाओ के साथ बैटल में वो घायल हो गया था। इसका सबसे बड़ा दोषी ली हाओ नहीं था, ना हाई माउंटेन बैक टोड, बल्कि खुद फैंग युआन था। जब उसने इतनी भयानक ताकत से और इतनी देर तक हमला किया तो उसकी मांसपेशियां और नसें ओवरवर्क हो गईं और कुछ तो टूट भी गईं, यहां तक कि कैनोपी गू की भी हालत खराब थी, जिसे ठीक होने में समय लगना था। शुक्र है उसने पहले आयरन बोन्स गू का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसकी हड्डियों में कोई समस्या नहीं थी। अगर नहीं तो उसकी हड्डियां भी टूट जातीं। आमतौर पर जब लोग ज्यादा ताकत लगाते हैं तो उनकी मसल पुल हो जाती है। अगर एक टॉप को बहुत बार चलाया जाए तो उसके जम होने की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी तरह की ताकत को संभालने के लिए एक फाउंडेशन की जरूरत होती है। इस मामले में स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स भी इसी नियम का पालन करते हैं। फैंग युआन के पास कैनोपी गू और आयरन बोन्स थी, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। ऐसे ढेर सारे हमले करने से उसकी मांसपेशियां भी नहीं सह पाईं, उसके अंगों, खून आदि पर बहुत दबाव पड़ा। इस बैटल के बाद उसके शरीर में बहुत सी छिपी हुई चोटें थीं। यहां तक कि उसके पसीने में भी खून के निशान थे। जब से मैंने सेल्फ रिलायंस गू का इस्तेमाल करना शुरू किया है, ये 10वां घंटा है। ज्यादातर स्टील टेंडन गू की वजह से ये मेरी हीलिंग को मुश्किल बना रहा है। फैंग युआन को अपनी स्थिति का अंदाजा था। इससे पहले वो स्टील टेंडन गू का इस्तेमाल अपने शरीर को बदलने और ट्रेन करने के लिए कर रहा था। इससे उसकी मांसपेशियों की नसें एक काले रंग की परत से ढक गईं, धातु जैसी चमक के साथ चमकने लगी और सख्त हो गईं। अभी उसकी नसें या तो खींच गई थीं या टूट गई थीं। उन्हें जोड़ना और ठीक करना एक आम इंसान की मांसपेशियों और नसों से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा।
ऐसा क्यों? आम लोग शायद ना जानते हों कि क्यों, सिर्फ इसे एक प्राकृतिक घटना मानते होंगे। लेकिन फैंग युआन को साफ पता था, वो आखिरकार एक गु इमॉर्टल रह चुका था। वो जानता था कि इनमें स्वर्ग और पृथ्वी के प्राकृतिक नियम शामिल हैं। मनुष्य सभी प्राणियों की आत्मा है, गु स्वर्ग और पृथ्वी का सार है। चाहे गु कीड़ा का शरीर बड़ा हो या छोटा, उसमें महाडाव का एक नियम का अंश होता है। स्टील टेंडन गु का असर गु मास्टर के शरीर की नसों को मजबूत करना है जब तक कि वो स्टील जैसी सख्त ना हो जाए। इससे फैंग युआन की नसों में प्राकृतिक नियम की शक्ति, महाडाव के निशान आ गए। सेल्फ रिलायंस गु को ठीक करने के लिए उससे न सिर्फ शरीर की नसों को ठीक करना है, बल्कि इस प्राकृतिक नियम की परत को भी पार करना और यूएस पर हावी होना है। लेकिन शुक्र है, ये नियम हीलिंग के नियम से टकरा नहीं रहा था। वरना फैंग युआन न सिर्फ ठीक नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान उठाता। इसी तरह ब्राउन बेयर अनेट स्ट्रेंथ गु, ब्लैक एंड व्हाइट बॉर गु और क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गु भी ऐसे ही थे। उनमें शारीरिक शक्ति से संबंधित महाडाव के नियम के अंश जब उनकी शक्ति फैंग युआन के शरीर में छिपी रहती थी, तो वो जानवरों के साए बन जाते थे और छिप जाते थे। जब वो उनकी असली शक्ति निकालता था तभी उन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था। तो जो जानवर का साया कहते हैं, उसका सार शारीरिक शक्ति का डाव मार्क है, स्वर्ग और पृथ्वी में महाडाव का एक निशान। पॉइजन वाव गु का एक और उदाहरण लें। इसमें प्रतिबंध का नियम था। ये एक गु मास्टर के शरीर में उन्हें नियंत्रित करने के लिए रहता है। ये डाव मार्क आमतौर पर दिखता नहीं, लेकिन ईटिंग वंस वर्ड्स गु के असर से इसे मजबूरन सामने आना पड़ता है और फिर नाश कर दिया जाता है। ईटिंग वंस वर्ड्स गु में जो नियम था, वो पॉइजन वाव गु के विपरीत था। लेकिन पहला वाला थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो दूसरे पर हावी हो सकता था। या इसे और आगे बढ़ाएं, रेनबो लाइट गु, पोजिशन स्वैप गु मास्टर से स्ट्रेंथ मॉडिफिकेशन से मुक्त होने की मांग क्यों करते हैं? वजह वही थी, शक्ति का नियम प्रकाश के नियम और स्पेस के नियम में दखल देगा। अगर शक्ति का डाव मार्क बहुत मजबूत हो, तो ये दोनों गु का इस्तेमाल करते समय फेल हो जाएंगे। गु मास्टर्स गु का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो गु के अंदर के महाडाव के नियम के अंशों का इस्तेमाल करते हैं। गु इस अंश का वाहक है, स्वर्ग और पृथ्वी का एक उपकरण। जब गु मास्टर्स गु रिफाइन करते हैं, तो वो नियमों को मिला रहे होते हैं और नियम बना रहे होते हैं। गु का पालन पोषण, इस्तेमाल और रिफाइन करना। गु कल्टिवेशन कोई छोटा डाव नहीं, बल्कि एक सच्चा महाडाव है। कल्टिवेशन में गु मास्टर्स प्रकृति के बारे में सीखते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में सीखते हैं। इसलिए अमर होने की उम्मीद और एक हमेशा रहने वाला अस्तित्व अभी भी बाकी है। फैंग युआन अपने दिल में साफ था। ... क्योंकि मुश्किलें इरादे को मजबूत करती हैं, मजबूत मन वाले दुनियावी मामलों में नहीं फंसते। आज मैं GHAS पर कदम रखता हूं, बाद में मैं पहाड़ों और नदियों पर कदम रखूंगा। स्टडी रूम में शांग यानफी बड़बड़ाया। फैंग युआन की कविता के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर दिलचस्पी दिख रही थी। मुश्किलों की वजह से इंसान में आकांक्षा और दृढ़ निश्चय आता है। संसारिक दुनिया का आकर्षण किसी के दिल को बंद नहीं सकता। क्या शानदार आकांक्षाएं हैं, खासकर वो आखिरी लाइन, क्या तुम मेरे शांग क्लैन को घास समझ रहे हो? लॉर्ड क्लैन लीडर, जैसा मैं देख रहा हूं, फैंग झेंग अपने दुश्मन ली हाओ का जिक्र कर रहा था कि वो उसके लिए बहुत कमजोर था। वे यांग ने हाथ जोड़े और कहा। शांग यानफी ने अपना सर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं इतना संकुचित सोच वाला नहीं हूं। लेकिन अफसोस है कि मैंने एक अच्छा शो मिस कर दिया। भले ही मैंने इसे खुद नहीं देखा, मैं इन फैंग झेंग के अपनी काबिलियत दिखाने, एक शानदार ऑरा के साथ हमला करने के दृश्य की कल्पना कर सकता हूं। शांग यानफी एक ऊंचे मुकाम पर खड़ा था, उसकी दृष्टि विशाल थी और स्वाभाविक रूप से वो खुले दिमाग का था। फैंग युआन की आकांक्षाओं को वो समझ सकता था और उसकी सराहना भी कर सकता था। शांग यानफी की याद दिलाने पर वे यांग को बैटल का दृश्य याद आया और वो चिल्ला उठा, ये सच में वैसा ही था। उस वक्त बैटलफील्ड पर फैंग झेंग बेहद खौफनाक था, दर्शकों को हैरान कर दिया, सब उसके ऑरा के नीचे दब गए थे और किसी ने एक शब्द नहीं कहा। शांग यानफी अपनी सीट से उठा, धीरे धीरे खिड़की की तरफ चलते हुए, सेना बनाना आसान है, लेकिन सेनापति मिलना मुश्किल। अफसोस कि यह सेनापति बहुत घमंडी है, शांग क्लैन को भी अपनी नजरों में नहीं रखता। लेकिन उसने मुश्किल समय देखा है, बचने में कामयाब रहा और उससे बहुत कुछ सीखा, जिससे उसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ी। इससे उसका स्वभाव यूएस दिशा में विकसित हुआ। लॉर्ड क्लैन लीडर का विश्लेषण बिल्कुल सही है। नौजवानों में ऐसी आकांक्षाएं जरूर होंगी, कानून विहीन और निडर होना। वे यांग ने अपना सर झुकाया, बात को आगे बढ़ते हुए।
शांग यानफी ने खिड़की से बाहर देखा, ऋण सिकोड़ते हुए। फैंग युआन ने शांग क्लैन सिटी को GHAS के बराबर समझा। ये एक जबरदस्त आकांक्षा थी, वो निश्चित रूप से एक बड़ी महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति था। लेकिन शांग यानफी को खुद इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक ऐसा आदमी था जो शिखर पर खड़ा था, पूरे सदर्न बॉर्डर के शीर्ष पर। वो निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी लोगों को स्वीकार कर सकता था। इसके अलावा शांग क्लैन सिटी सिर्फ किसी के कहने से सचमुच घास नहीं बन जाएगा। जो बात उससे चिंता दे रही थी वो थी पहली पंक्ति। क्योंकि मुश्किलें इरादे को मजबूत करती हैं, मजबूत मन वाले दुनियावी मामलों में नहीं फंसते। इस दुनिया में बहुत से लोग थे जिनके पास बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं लेकिन काबिलियत नहीं, जबकि आकांक्षा और प्रतिभा वाले लोग कम दर, लाखों में एक। जो न सिर्फ प्रतिभा और आकांक्षा वाले दर बल्कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति भी रखते दर, वो लगभग ना के बराबर थे। आकांक्षा और प्रतिभा डरावनी नहीं थी, लेकिन अगर उनके पास एक अटल इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय हो तो वो चिंता का विषय बन जाता। ऐसा व्यक्ति इतिहास में या तो नायक, खलनायक या विजेता कहलाता। ऐसे लोग इतिहास बदल सकते हैं और इतिहास बना सकते हैं। ऐसा व्यक्ति कैसे किसी के अधीन होगा? वो कैसे शांग क्लैन द्वारा इस्तेमाल होने देगा? अगर वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ये व्यक्ति शैतानी राह पर चलता है तो वो निश्चित रूप से इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ेगा, अपने जीवन में तूफान और आपदाएं लाएगा। ये कुछ ऐसा नहीं था जो राइचस पाथ देखना चाहता था। ऐसा सोचते हुए शांग यानफी ने अचानक कहा, मैंने सुना है फैंग झेंग ने ली रण का मौका छीन लिया, इसलिए उसने उससे एहसान चुकाने के लिए 2 लाख प्राइमेवल स्टोन्स दिए। कितना बाकी है? वे यांग ने जवाब दिया, उसने पहले ही 1,30,000 दे दिए हैं, सिर्फ 70,000 बाकी हैं। लेकिन वो जल्द ही चुका देगा। ये सुनकर शांग यानफी की चिंता कम हुई। उसने सर हिलाया, ये सच है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता, तो क्या हुआ अगर ये 2 लाख प्राइमेवल स्टोन्स हैं? ही। ये सोचते हुए कि कैसे फैंग युआन ने शांग शिनसियाई को बचाया, शांग यानफेई हंस पड़ा। वो सच में दिलचस्प था, अपने ही उसूलों से काम करता था, मेहरबानी का बदला मेहरबानी से और नफरत का बदला नफरत से लेता था। लेकिन उसके पास ना तो राइचस नैतिकता थी ना ही कोई बंधन। ऐसा स्वभाव खतरनाक था, लेकिन उससे भारती करने और नियंत्रित करने की उम्मीद अभी भी थी। अभी वो अपनी शोहरत के शिखर पर था, उससे भारती करने की उम्मीद कम थी। उन्हें इंतजार करना होगा। जब वो सच्चाई से मुश्किलों का सामना करेगा तो वो दया का इस्तेमाल करके उससे प्रभावित करेंगे और उससे शांग शिनसियाई के अधीन भारती कर लेंगे। ऐसे सहायक के साथ शांग यानफी उसकी सुरक्षा के बारे में निश्चिंत महसूस करेगा। छोड़ो फैंग झेंग, मैं देखता हूं तुम कितनी दूर तक जा सकते हो, शांग यानफी ने अपने दिल में सोचा। उसकी दूरदृष्टि तेज थी, स्थिति से पूरी तरह साफ। फैंग युआन के ली हाओ को मारने के बाद पूरे बैटल जोन में हंगामा मच गया। ऑल आउट एफर्ट गू की ताकत सबने देखी। कई लोगों को एहसास होने लगा कि फैंग युआन एक कठिन दुश्मन है। लेकिन दूसरी तरफ इससे कई एक्सपर्ट्स ने ऑल आउट एफर्ट गू को नोटिस करना और उसकी इच्छा करना शुरू कर दिया। फैंग युआन को कुछ समय के लिए शांति मिलेगी, लेकिन जल्द ही वो दिन खत्म हो जाएंगे। उसके स्वभाव के अनुसार वो निश्चित रूप से बहुत कष्ट उठाएगा। उस समय उससे पता चलेगा कि वो सच में कितना कमजोर था। बैटल स्टेज का इस्तेमाल करके उससे दबाया और सुधारा जाएगा। जैसा कि शांग यानफी ने अनुमान लगाया था, फैंग युआन के दिन आसान हो गए, क्योंकि वो अपने अगले मैचेज में बिना लड़ा ही जीत गया। ली हाओ कौन था? वो 5th इनर सिटी बैटल स्टेज का नंबर 1 सबसे मजबूत था, एक ऐसा व्यक्ति जो 4th इनर सिटी में जाने वाला था। यहां तक कि वो भी फैंग युआन के लोहे के मुक्के से मर गया, उससे कौन रोक सकता था? लेकिन एक जबरदस्ती का चैलेंज रद्द नहीं किया जा सकता था। वो डिमोनिक गू मास्टर्स जो स्थिति का फायदा उठाने की सोच रहे थे, उन्हें अरेना में उतरने के लिए मजबूर किया गया। शुरुआत में कुछ ने अपनी इज्जत का ख्याल रखा और फैंग युआन के साथ स्पर करने की कोशिश की। लेकिन फैंग युआन ने कई लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया, और जब उसने एक व्यक्ति को मार डाला तो उन्होंने खुद को बड़ा समझने की हिम्मत नहीं की। जैसे हाई बैटल शुरू होती वो हार मान लेते। 19, 20, 21 जीते। फैंग युआन ऐप स्टेज पर लड़ने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ प्राइमेवल स्टोन्स इकट्ठा करने के लिए जाता था। इसे उसके जीवन का सबसे आसान समय कहा जा सकता है। और इस दौरान पीछा करने वाले बाई क्लैन गू मास्टर्स का एक समूह शांग क्लैन सिटी के दामन में पहुंच गया। चैप्टर एंड।